Good morning, friends. Welcome to Non-Communicable Diseases Certificate Course. This is the day 15th. 15वां दिन है आज और इस NCTS कोर्स का आज आखिरी दिन है। ठीक है, लास्ट है। ये मैंने लास्ट टॉपिक इंक्लूड किया है आज के सेशन में। हालांकि ये NCTS कोर्स के अंदर में नहीं आता था, फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। इसके भी जानना जरूरी है हम सभी वेलनेस एडवाइजर को, हेल्थ एडवाइजर को। हमारी कंपनी के थ्रू से हम कुछ किन चीजों का आप मार्केट कर रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। सो दैट आज का टॉपिक जो है बेस्ड है आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी की थ्योरी पर ऊपर, यानी कि ओरियंस थ्योरी। ओरियंस ने इन तीनों थ्योरी को क्यों लिया? सबसे पहले ये थ्योरी क्या है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो मेडिसिन है ना, जो ट्रीटमेंट की पद्धति है, सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, ये दो प्रकार की हैं। एक है मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जहाँ पे एलोपैथी आता है, एलोपैथी ट्रीटमेंट आता है और एलोपैथी के बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। दूसरा है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। एक है मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम और दूसरा है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अंदर में आता है आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। ये सारी चीजें जो जितने भी पैथी है, पैथी माने साइंस, पैथी जो है, ये सभी चीजें आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, ये जितने भी पैथी वाले हैं ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अंदर में, ये बहुत पुराने साइंस है। मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के आया हुआ कितना हुआ? करीब करीब 100 साल हुआ, 100 ईयर्स। ठीक है ना? तो 100 ईयर्स से पहले क्या था? तो 100 ईयर्स से पहले था ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, जहाँ पे आयुर्वेद का नाम आता है सबसे पुराना, सिद्धा उससे भी पुराना, यूनानी वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम, उसके बाद होम्योपैथी, उसके बाद नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा जिसको बोलते हैं। ये सारे जो हैं पैथी जो हैं ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अंदर में आते हैं। तो हमारा जो थ्योरी है वो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है। हमारे प्रोडक्ट में तीनों को कॉम्बिनेशन किया है, आयुर्वेद को, सिद्धा को और यूनानी को, है ना। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमने 9 सिस्टम ऑफ बॉडी पढ़ा ना, ये मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के अंदर में आता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अंदर अंदर में आता है, वहां आता है ये 7 चक्रास, 7 चक्र को। जैसे हमने 7 चक्र के बारे में शुरू में बताया था मैंने, तो 7 चक्र जो है क्राउन चक्र से लेकर मूलाधार तक, ये 7 चक्र के बारे में ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में इसी को बेस करके इसके दवाइयां बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है ना? तो तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो साइंस बताती है कि हमारे बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। 5 एलिमेंट्स यानी कि सूरज, आकाश, पृथ्वी, है ना, धरती जिसको बोलते हैं, इसको हम मिट्टी भी बोलते हैं। धरती में मिट्टी होता है ना, आकाश में क्या है? स्पेस है, खाली जगह है। और सूरज में क्या है? ताप है, हीट है। उसी तरह जल और वायु, ये पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम बोलते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के अंदर में जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी या फिर नेचुरोपैथी, ये सभी मिलकर बताते हैं कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये नंबर 1। देखिए, हमारे हाथ में 5 उंगली है, तो पांचों तत्व इसी के अंदर में है। ठीक है, पांचों तत्वों को, ये हर एक उंगली जो है 5 तत्वों को इंडिकेट करता है, संकेत करता है। ठीक है ना? सबसे ऊपर में क्या है हमारे? आकाश। तो सबसे बड़ी उंगली क्या है? सबसे लंबी, सबसे ऊंचा क्या है? आकाश है। तो सबसे ऊंचा हमारा बीच वाला फिंगर जो है सबसे ऊंचा है, तो ये आकाश को दर्शाता है, ये इंडिकेट करता है, ये स्काई, आकाश। ठीक है ना? उसके नीचे क्या है? धरती। उसके नीचे क्या है? धरती। उससे छोटा क्या है? धरती। धरती माने ये हमारा इंडेक्स फिंगर, यानी ये जो दिखाने वाला उंगली होता है ना, ये हो गया हमारा धरती। ठीक है ना? और उसके फिर उसमें क्या है हमारा? सूरज, यानी कि ताप, हीट। तो ये हमारा जो थंब है ये सूरज है, हीट है इसमें, गर्मी। ठीक है? तो कभी कभी भी हम लोग कुछ भी चीजों को दिखाते हैं तो हमें ये पृथ्वी वाले जो अंग है, जो मिट्टी वाले अंग है, उसको हम दिखाते हैं। ठीक है? सॉरी, सॉरी सॉरी, ये मिट्टी नहीं है। मिट्टी ये वाला फिंगर है, रिंग फिंगर को मिट्टी बोलते हैं, पृथ्वी। ये वाला जो हो गया, ये हो गया आपका ये क्या, हवा। आकाश के नीचे हवा, माने एयर स्पेस, हवा। उसके बाद फिर धूप, ठीक है, सूरज,
उसके बाद धरती के नीचे क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के नीचे क्या है? जल। पृथ्वी के नीचे क्या है? जल। तो छोटी वाली उंगली जो है वो जल का इंडिकेशन करते हैं, यानी पानी। तो ये पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर ऐसे बना हुआ है, मुट्ठी, ठीक है ना। तो एक मुट्ठी करते तो ये पूरा बन जाता है, ये हमारा शरीर है। तो हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है: आकाश, पृथ्वी, जल, वायु एंड अग्नि। अग्नि माने सूरज, ठीक है। तो ये 5 तत्व से हमारे शरीर में, इस 5 तत्व कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे 5 तत्व है? तो अग्नि है हमारे पेट में। पेट में क्योंकि गर्म होता है, ये भोजन को डाइजेस्ट करता है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको जठर अग्नि। जठर अग्नि इसी को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आग उगलता है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब आया? ये तो मॉडर्न साइंस में है ना, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में आया। पहले इसको जठर अग्नि ही बोला करता था संस्कृत में या फिर आयुर्वेद में। तो जठर अग्नि, अग्नि हमारे पेट में है। अच्छा, ये वायु कहाँ है? वायु तो हमारे सांस लेते रहते हैं, है ना, सांस लेते रहते हैं। हवा में वायु है, ऑक्सीजन है, उसको हम लेते रहते हैं। तो हमारे जितने भी स्पेसेस है वहां पे क्या है? जगह, खाली जगह है, वहां पे क्या है? वायु, हवा भरते हैं। और खाली जगह, खाली जगह कहाँ है? ये आकाश। आकाश है ना, स्पेस है, खाली जगह, इसमें कुछ भी रखा जा सकता है, कुछ भी उड़ सकता है इसमें, है ना। प्लेन उड़ सकता है, जहाज उड़ सकते हैं, चिड़िया उड़ सकता है ना। तो ये आकाश जो है हमारे पृथ्वी में, हमारे शरीर में कहाँ है? तो हमारे शरीर में जितने भी खाली जगह है, जहाँ पे स्पेस है, जैसे आंतों में स्पेस है, पेट के अंदर में स्पेस है, लंग्स में स्पेस है, खाली जगह है, तभी तो हवा भरा हुआ है वहां पे। तो ये जो खाली जगह है, ये है स्पेस, आकाश। उसके बाद आया पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? हमारे मसल्स, हमारे बोन्स, हमारे हड्डी, हमारे मांस, हमारे मज्जा, ये किस चीज से बना है? हमारे भोजन से बना है। भोजन के अंश कहाँ से आते हैं? मिट्टी से आते हैं। भोजन कहाँ से आता है? मिट्टी में उगता है। तो मिट्टी में उगता है दाल, चावल, दाल, जो भी चीजें हैं मिट्टी में उगता है, वो हम फसलें हम काट कर पका कर खाते हैं, तो उसी से हमारा शरीर बनता है। तो हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, और ये मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा भी बोलते हैं ना लोग, है ना। धरती में आए हैं, धरती में विलीन हो जाएंगे। तो मिट्टी में आए, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। अंत में हम मरने के बाद कहाँ ले जाते हैं? हम लोग मिट्टी में ही दफना देते हैं, या फिर मिट्टी में ही जला देते हैं, तो वो मिट्टी में मिल जाता है। तो इस तरह से मिनरल्स जो है ना, वो सर्कुलेट ऐसे होता है, माने रिसाइकल होता है। हमारे शरीर में पूरा विटामिन मिनरल्स है ना। हमारे शरीर को दफन किया जाता है या फिर जलाया जाता है, तो वो मिट्टी में मिल जाता है। फिर उसी से क्या बनता है? वहीं पे फिर पौधे उगते हैं। फिर वो मिनरल्स पौधे में चले जाते हैं। ये पौधे फिर क्या खाते हैं? जानवर खाते हैं। जानवर भी मरते हैं, वो भी मिट्टी में चले जाते हैं। फिर वहां पे फिर पौधे निकलते हैं, फिर वो रिसाइकल होता है, फिर उसमें फसल होता है, फिर उस फसल में वो चले जाते हैं मिनरल्स। फिर वो मिनरल्स फिर हम खा लेते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसीलिए। तो मिनरल्स जो है ना वो कभी शॉर्टेज नहीं होता, क्योंकि ये रिसाइकल होते रहता है। तो हमारा शरीर पूरा मिट्टी से बना हुआ है, इसीलिए बोलते हैं। तो ये मिट्टी हुआ। अब धरती के नीचे क्या होगा? धरती यानी मिट्टी, उसके नीचे क्या है? अगर गड्ढा खोदेंगे या फिर कुआं खोदेंगे तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। हैंडपंप में पानी कहाँ से आता है? मिट्टी के अंदर से आता है। पंप में पानी, ट्यूबवेल में पानी कहाँ से आता है? नीचे से आता है। कुएं में कहाँ से? नीचे से आता है ना। तो तो धरती के नीचे क्या है? पानी। यानी हमारे शरीर के अंदर में पानी है, मसल्स में पूरा पानी भरा हुआ है। 70% हमारा बॉडी क्या चीज से बना है? पानी से बना हुआ है। तो ये पांचों एलिमेंट्स जो है हमारे शरीर में समा हुआ है। तो ये 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना हुआ है। ये मॉडर्न, सॉरी, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, यानी कि आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, ये बताते हैं कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है। नंबर 1 आकाश, नंबर 2 हवा, नंबर 3 सन यानी कि धूप, अग्नि, नंबर 4 क्या है? मिट्टी यानी पृथ्वी, और नंबर 5 है जल यानी कि पानी। तो ये 5 एलिमेंट्स। तो आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आयुर्वेद का माने क्या होता है? आयु का माने होता है उम्र, एज। वेद का माने होता है साइंस, ठीक है। वेद माने साइंस, ज्ञान। द वर्ड आयुर्वेद कंप्राइज 2 वर्ड्स, आयु एंड वेदा, मीनिंग द नॉलेज ऑफ लाइफ, यानी जीवन का ज्ञान देने वाला। आयु माने उम्र, तो जीवन का ज्ञान देने वाला, दैट इज आयुर्वेद। आयु मीन्स लाइफ, द यूनिफाइड कोलैबोरेशन ऑफ बॉडी, जैसे शरीर का, इंद्रियों का, सत्वा का और आत्मा का, ये चारों का मिलन आयु है। और वेद मीन्स नॉलेज, तो आयु का नॉलेज देने वाला, शरीर का नॉलेज देने वाला, यानी इंद्रियों का नॉलेज देने वाला, हमारे आत्मा का नॉलेज देने वाला, ज्ञान देने वाला, दैट इज आयुर्वेद। दस आयुर्वेदा
pertains to improve the health of all these attributes। तो सभी का जो है स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करें, कैसे निरोगी रहे, ये आयुर्वेद बताते हैं। आयुर्वेद इज द हीलिंग टच ऑफ नेचर वेयर एवरीथिंग अराउंड अस इज हैविंग एन कैपेबिलिटी टू हील अस। आयुर्वेद का बताता है कि हमारे शरीर में जितनी भी त्रुटियां होती हैं, जितनी भी कमियां होती हैं, उसको हीलिंग करने का जो एक साइंस है वो है आयुर्वेद है। बी इन किचन स्पाइसेस, जैसे किचन की स्पाइसेस में मिलेगा, आपको मसालों में मिलेगा। आयुर्वेद में तो बोलते हैं कि हमारा हॉस्पिटल जो है ना, नेचर का जो हॉस्पिटल है वो है हमारा किचन। सारी दवाइयां जो है किचन में अवेलेबल है। डेली मील्स, मैं अभी इसको एग्जांपल में बताऊंगा अभी कैसे हमारे किचन जो है हॉस्पिटल है, यानी दवाइयों का भंडार है। डेली मील्स मील्स मेटल्स एंड एलिमेंट्स वी यूज और हीलिंग हर्ब्स फ्रॉम द फ्लोरा वर्ल्ड वाइड। दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लोरा माने प्लांट्स, हर्ब्स, हर्ब्स माने प्लांट्स, तो जितने भी प्लांट्स है वहां से हम लोग कुछ ना कुछ दवाइयां प्राप्त करते हैं उसी प्लांट से। तो वो है आयुर्वेद, यानी जो भोजन के थ्रू भी जाता है या फिर दवाइयों के थ्रू भी जाता है। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ हेल्दी वंस एंड हील द डिसीज वंस। ये हमें हेल्दी भी रखता है और हमारे बीमारियों को भी क्या ट्रीट करता है। पर्पज आयुर्वेद स्वास्थ्य 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 रक्षम अतुस अतुरस्य विकार प्रसनम। ये संस्कृत में बोलते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए शरीर में जितने भी विकारन है, विकारन माने टॉक्सिक, उसको निकालना जरूरी है, उसको निकालेगा। तो पर्पज ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद का मेन उद्देश्य है शरीर में जितने भी विकारन होते हैं, विकारन माने टॉक्सिक है, उसको निकाल कर शरीर को स्वस्थ रखना, ये आयुर्वेद का पर्पज है। आयुर्वेद इज कंसिडर्ड बाय मेनी स्कॉलर टू बी द ओल्डेस्ट हीलिंग साइंस। पुराना, सबसे पुराने जो हीलिंग का साइंस है, घाव को भरने का यानी शरीर को स्वस्थ रखने का, ट्रीट करने का, ये सबसे पुराना साइंस बताते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स। इन संस्कृत आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदिक नॉलेज originated in India more than 5,000 years ago and is often called the mother of all healings। जितने भी साइंस है हीलिंग के साइंस में, उसमें सबसे ऊपर में आता है आयुर्वेद। ये मदर ऑफ द हीलिंग, जन्मदाता, आयुर्वेद को बोलते हैं जन्मदाता। जो लोग नेचुरोपैथी पढ़ते हैं वो लोग आयुर्वेदा को भी पढ़ना पड़ता है उसे। जो लोग होम्योपैथी पढ़ते हैं उन्हें आयुर्वेदा को भी पढ़ना पड़ता है। जो लोग सिद्धा पढ़ते हैं उन्हें भी आयुर्वेद का ज्ञान होना पड़ता है ना। प्रिंसिपल क्या है इसका? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन इज टू प्रिवेंट। सबसे पहला प्रिवेंट, बचाता है रोगों से, एंड ट्रीट इलनेस, बीमारियों को ट्रीटमेंट करना, rather than respond to indicators to of disease by maintaining balance in and harmony between the body। शरीर में बैलेंस, संतुलन बनाए रखना है। शरीर में संतुलन बनाए रखना किसका? बॉडी, माइंड एंड एनवायरनमेंट, ये सभी का बैलेंस बनाना ही चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है। बॉडी में इसी का इम्बैलेंस होता है। ये पांच तत्वों का जब इम्बैलेंस होता है, जैसे मान लीजिए अग्नि भड़क गया तो क्या होगा? एसिडिटी बढ़ेगी, है ना। हवा जो विशुद्ध हो गया, शरीर में टॉक्सिन जमा होगा तो क्या होगा? कार्बन जम जाएगा तो शरीर बीमार होने लगेगा, शरीर का ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करेगा, है ना। पानी अशुद्ध हुआ तो भी क्या होगा? बीमारी पैदा होगी, शरीर के अंदर में इन्फेक्शन हो गए, है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस, ये कहाँ से आता है? पानी से ही आता है ज्यादा से ज्यादा। मिट्टी, यानी कि हमारे जो अन्न है, फूड है, वो तो मिट्टी से आते हैं। तो हमारे फूड अगर खराब हो गया तो भी शरीर बीमार होगा, शरीर चलेगा नहीं, शरीर को पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, है ना। तो स्पेस, यानी शरीर में अगर खाली जगह नहीं हुआ तो वहां पे क्या जमा हो जाएगा? टॉक्सिक जमा हो गया। तो खाली जगह ना होने से भी बीमारियां पैदा होती है। तो ये पूरा बॉडी, माइंड एंड हमारे जो इन्वायरमेंट है, सभी को बैलेंस बनाता है आयुर्वेद साइंस। आयुर्वेद बिलीव्स दैट द एंटायर यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमारा जितने भी यूनिवर्स, हमारे बॉडी जो है वो 5 तत्व से बना हुआ है: वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, तेज। वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और तेज। तेज माने फायर, फायर, अर्थ, स्पेस, वाटर एंड एयर। ये पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना है। इसको बोलते हैं पंच महाभूता। पंच महाभूत, इसका आयुर्वेद में बोलते हैं पंच महाभूत। आर बिलीव टू फॉर्म द 3 बेसिक ह्यूमर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वेरीफाइंग कॉम्बिनेशन। यही सत्य है, यही सत्य है कि इसी से ही हमारा पूरा शरीर जो है मिलकर बना हुआ है।
हर एक ऑर्गन में देखेंगे ये पांचों चीजें मिलेंगे आपको। जैसे हमारे हड्डी, हड्डी क्या से बना है? कैल्शियम से बना है। कैल्शियम कहाँ से आया? मिट्टी से आया। प्रोटीन से बना है, मिट्टी से आया, है ना, अनाज से आया, जो खाए दूध वो से आया। तो ये मिट्टी हो गया। इसके अंदर में होलो स्पेस है, खाली जगह है, उसके अंदर पानी भी है, सभी चीजें मिलेगा, है ना। सिद्धा, अब सिद्धा को पढ़ते हैं, देखिए। सिद्धा मेडिसिन, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हीलिंग दैट ओरिजिन इन साउथ इंडिया एंड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सबसे पुराना सिस्टम माना गया है जो साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, इसको सिद्धा मेडिसिन सिस्टम को। ये भी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जो हीलिंग का काम करेगा। हीलिंग माने घाव भरने का काम, ठीक है ना, बीमारी को हील करने का। द सिद्धा सिस्टम इज बेस्ड ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंशियंट मेडिसिनल प्रैक्टिस एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एज वेल एज एंकेमी एक्यूमी एंड मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म और एक्यूमी, इसको क्या बोलते हैं? जैसे झाड़ फूक, आपने देखा होगा ना, झाड़ फूक करते हैं ना, फूकते हैं, उसको पानी घोल के पिलाते हैं, है ना। ये वाला सिस्टम जो ऋषि मुनि करते थे, फूक कर ठीक, किसी को ठीक करना, किसी को थोड़ा सा चावल का दाना पानी में घोल कर खिला देना, राख खिला देना, या कुछ चीजें उसको ऐसे अगरबत्ती से ऐसे करते हैं ना, ये झाड़ फूक वाला सिस्टम सिद्धा के अंदर में आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है? इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है। इसमें मेडिसिन भी है, दवाई भी देता है, और प्लस इसको स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल माने धार्मिक प्रकार से। अलग अलग धर्म है ना, जैसे हिंदू में कोई पंडित जो है उसको फूक फाक करके दवाई देता है, ये बीरपड़ा में मिलेगा। बीरपड़ा में एक पंडित है, विष्णु बाउन बोल के, विष्णु बाजे बोलते हैं सबकी, कोई बहुत सारे लोग जाते हैं, उसमें तो लाइन लगना पड़ता है एकदम। वो कहाँ पे है बोलते हैं, वो प्रणामी मंदिर के पास, रेलगेट पार, बहुत हो, सिलीगुड़ी से लोग जाते हैं वहां पे। वो फूक भी देते हैं, ऐसे मंत्र फूकते हैं, और फिर वो उसको दवाई भी देते हैं, वो जड़ी बूटी वाला दवाई भी देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल माने धर्म के अनुसार, धार्मिक स्थिति से, धर्म के अनुसार, हिंदू के माने सिस्टम से, है ना, ऐसे मंत्र तंत्र पढ़कर, और ऊपर से उसको दवाई भी देना। तो ये सीधा मेडिसिन सिस्टम के अंदर में आता है एक्चुअल में। और देखिए सीधा लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद को भी पढ़ते हैं, तो जो मेडिसिन होता है वो आयुर्वेद से बिलोंग्स करते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल होता है, वो जो धर्म के अनुसार वो करते हैं, यानी झाड़ फूक, वो मंत्र फूकना, वो होता है सीधा, ठीक है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये फोटो देखिए। सिद्धा में यहाँ देखिए क्या दिखाया, ये पहले वाला स्लाइड में है, सिद्धा में क्या दिखाया? एक ऋषि दिखाया। तो ऋषि लोग कैसे किसी का उपचार करते थे? जैसे हम लोग बुद्धिस्ट में भी होता है, लामा लोग, बड़े बड़े लामा लोग है ना, वो बच्चों को फूकते हैं। किसी का मैंने क्या सातू चला गया बोलते हैं, उसका हंस चला गया बोलते हैं, तो उसको फूक फाक करके अगरबत्ती फूकते हैं या पानी घोल कर देते हैं। तो हम लोग में भी करते हैं, बच्चे लोगों में, है ना। तो ये क्रिश्चियन लोग भी करते हैं। क्रिश्चियन में कहाँ होता है? चर्च में फादर लोग, बड़े बड़े जो फादर होते हैं, क्या होते हैं उसको, फादर ही बोलते हैं। तो वो लोग भी किसी बीमारी के ऊपर ऐसे तंत्र मंत्र करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल में हम लोग देखते हैं, पहाड़ी पे इलाकों में कोई झाकरी वाकरी भी होता है ऐसा, है ना, जो झाड़ फूक करता है। बच्चों को ले जाते हैं वहां पे, भाई इसका क्या हो गया, ये रात भर से खाना नहीं खाया, उल्टी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, तो ले जाते हैं बच्चे वहां पे। ये जो सिस्टम है, ये सीधा से आता है। सीधा में क्या कॉम्बिनेशन आया? ये सब मेडिसिन भी आता है, दवाई भी देते हैं, प्लस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन तंत्र मंत्र से, मंत्र फूक के उसको उसका ट्रीटमेंट करना, ये सीधा। अब हम लोग भी और इसमें तो ऐसे नहीं करते हैं। सीधा का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन झाड़ फूक तो नहीं करते हैं हम लोग, है ना, वो तो नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं क्या, हम लोग उसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसका कॉम्बिनेशन है, जो सप्लीमेंट के अंदर में वही यूज होते हैं। तो सीधा भी बोलते हैं कि हमारे एलिमेंट्स जो है 5 एलिमेंट से ही बनता है हमारा शरीर। अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर एंड स्काई आर द फूड, आर इन फूड ह्यूमर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड हर्बल एनिमल्स on inorganic chemical compounds such as sulfur and mercury used as therapy for treating disease। तो डिसीज रूप बीमारी को ठीक करने के लिए यहाँ पे सल्फर, मर्क्यूरी, ये सब जितने भी रसायन है, जो खनिज है, मिनरल्स हैं, इसको यूज किया जाता है सिद्धा में अक्सर, ज्यादा से ज्यादा। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक माने जो जो खेती से आता है, जो इनऑर्गेनिक माने होता है जो केमिकल कंपाउंड से बनता है, इसे सल्फर, मर्क्यूरी, है ना। तो ये सब चीजें मिलाकर भी सीता लोग ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे भी।
अब जनरली सीधा ट्रीटमेंट इज वेरी इफेक्टिव फॉर आर्थराइटिस, जॉइंट्स डिसीज, स्किन डिसीज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेनल स्टोन, किडनी स्टोन, रेनल स्टोन माने किडनी स्टोन, लिवर प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड हैप्पी हेमिप्लेजिक कंडीशंस। देखिए सीधा जनरली जो इफेक्टिव होता है कहाँ का, जॉइंट में, आर्थराइटिस में। क्योंकि आर्थराइटिस में जो यूज किया जाता है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, वो आ, वो इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक जैसे हमारे ऑर्थोपेडिक्स में आप देखेंगे, ऑर्थोपेडिक्स का मैं कंपाउंड जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाऊंगा वहां पे बताऊंगा। वहां पे जो कंपाउंड है, ग्लूकोसामाइन सल्फेट है, क्रोनडेटिन, कॉन्ड्रेटिन बोल के सल्फेट, ये भी है। ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं, ये प्लांट से नहीं आता। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो स्किन डिसीज के लिए भी अच्छा है, स्किन डिसीज के लिए भी ये सीधा थेरेपी अच्छा है ट्रीटमेंट। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी के लिए भी अच्छा है। तो रेनल स्टोन, किडनी स्टोन के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसीलिए आयुर्वेद और सीता को मिलाया गया है कंपनी ने, ताकि हम सभी डिसीज को है ठीक से ट्रीट कर सकें। लिवर प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो ये इफेक्टिव है, इंक्लूडिंग कोल्ड कॉफ एंड फीवर। यहाँ पर भी ये इफेक्टिव होता है, कोल्ड कॉफ एंड फीवर माने सर्दी बुखार में भी। अभी आते हैं हम लोग यूनानी। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज अ ग्रेट हीलिंग आर्ट एज वेल एज साइंस। ये हीलिंग साइंस भी है, और ये एक अच्छा साइंस है जो ट्रीट करता है पर्सन एज अ होल, नॉट एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। ये पूरा सिस्टम को ठीक करने की क्षमता रखता है यूनानी सिस्टम, सिर्फ एक पार्टिकुलर चीज को नहीं बल्कि पूरे बॉडी को ठीक करने का ये रखता है। इट इज एम टू बाय ट्रीटिंग बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों को, बॉडी माइंड एंड सोल। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन हिप्पोक्रेटिक थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर्स लाइक ब्लड, प्लेइंग, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। माने ये जो ट्रीटमेंट है, ये हिप्पोक्रेटिक यानी हिप्पोक्रेटिक माने जो एक फादर ऑफ, इसको बोलते हैं यूनानी, फादर ऑफ होम्योपैथी साइंस। होम्योपैथी यूनानी से ही आता है। ठीक है, तो हिप्पोक्रेटिक, ये फादर ऑफ फूड साइंस को बोलते हैं इसको, हिप्पोक्रेटिक, हिप्पोक्रेट ये नाम है आदमी का। तो उसके थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। वो खून को साफ करना, हमारे एसिड को बैलेंस करना, न्यूट्रलाइज करना, हमारे जितने भी एंजाइम्स है, एसिड्स है, जो भी बॉडी में बनता है उसको बैलेंस करना। ठीक है ना, एसिडिटी को, वात पित्त कफ को बैलेंस करना, ये इसका मेन बेस्ट होता है, इसके ऊपर बेस्ट होता है यूनानी थ्योरी। जनरली ये जो है पश्चिमी, जो हमारे ईरान, इराक या फिर अफ्रीकन कंट्री, जैसे रोम हुआ, है ना, तो वहां से बिलोंग्स करता है ये, वेस्टर्न मेडिसिन, वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग्स करता है ये। द यूनानी सिस्टम मेडिसिन ऑफर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज रिलेटेड टू ऑल सिस्टम, हमारे जितने भी सिस्टम्स है, जैसे 9 सिस्टम बताया हमने, है ना, एंड ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, और उसमें जितने भी ऑर्गन्स है, लाइक जैसे स्किन, लीवर, मस्कुलर स्केलेटन, reproductive system, immunology, and lifestyle disorder have been found to be highly effective and acceptable. यूनानी मेडिसिन सिस्टम जैसे होम्योपैथी, होम्योपैथी एक साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। वो सभी बीमारियों को ठीक करने का क्षमता रखता है, उसके अंदर में कैपेसिटी है, लेकिन बहुत लंबा समय लगता है क्योंकि उसके अंदर में साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत होता है। इसलिए उसको लो डोज में, साइड इफेक्ट नहीं होता, सॉरी, उसका जो एमजी है उसका पावर एकदम लो ग्रेड में रखा गया है, जिससे उसको लंबे समय तक कंज्यूम करना पड़ता है। और लंबे समय तक लेने से क्या होता है, बॉडी भी खुद अपने आप को ठीक करने लगता है, बॉडी को भी टाइम मिल जाता है। एक्चुअली बीमारी जो है बॉडी खुद ठीक करता है, बस उसको एलिमेंट्स का जरूरत है। बॉडी के अंदर में ऑलरेडी मैकेनिज्म है बॉडी को ठीक करने का, बट उसको समय लगता है, समय चाहिए, है ना, तो समय को देना पड़ता है शरीर को ठीक करने के लिए। तो ये बनता है हमारा आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी। देखिए सिद्धा में क्या बताया हमने, मेडिसिन, सॉरी मेडिसिनल, मेडिसिन साथ में उसमें स्पिरिचुअल माने तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र की विद्या, ये कॉम्बिनेशन है। तंत्र मंत्र की विद्या आज भी साउथ इंडिया में चलता है, नॉर्थ में भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, हर गांव में चलता है ना। तंत्र मंत्र की विद्या प्लस उसमें मेडिसिन। आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में सिर्फ जड़ी बूटी, जड़ी बूटी माने हर्ब से लिया गया, हर्ब्स, ठीक है ना, माने प्लांट से लिया गया,
हर्ब माने प्लांट्स, प्लांट से लिया गया जितने भी कंपोनेंट है। और यूनानी में क्या है, जो मसाला जो है ना, मसाले, जितने भी मसाले हैं, दालें मसाले जो भी चीजें, दाने वगैरह, वो यूनानी के अंदर में आता है। तो इन तीनों को जो है और इसने क्या किया, कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाया। कैसे बना अभी हम बताते हैं, एग्जांपल दूंगा मैं अभी, हाँ थोड़ा आगे एग्जांपल दूंगा। जो कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन होने के कारण ये इफेक्टिव हो गया, क्योंकि यूनानी 9 सिस्टम को ठीक करने की क्षमता रखता है, आयुर्वेदा भी पूरे सिस्टम को ठीक करने का क्षमता रखता है, और सिद्धा भी करता है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन करने से और बेटर हो गया ये। प्योर हर्बल ट्रीटमेंट हो गया, नेचुरल हो गया, रिलायबल भी है, सेफ्टी भी है ना, और रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। अभी देखिए एग्जांपल के तौर पर देखिए, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, इसमें 6 इंग्रेडिएंट है, 6, 6 इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि कंपनी ने सबसे पहले जब इस ये जो थ्योरी है आयुर्वेद सिद्ध यूनानी, इसका कॉम्बिनेशन क्या स्टडी किया करीब करीब 1 साल तक, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाए, वो सबसे पहला प्रोडक्ट बनाए वो तीनों कॉम्बिनेशन से बनाए, वो है टोटल एंटीऑक्सीडेंट। टोटल एंटीऑक्सीडेंट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट द कंपनी हैज लॉन्च्ड, ठीक है, कंपनी ने लॉन्च किया सबसे पहले। तो इसके अंदर में अभी हम देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट, कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन क्या है, कहां से आता है, ये हल्दी से आता है। हल्दी में पाया जाने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो सेल्स को रिजेनरेट काम करता है, जो इन्फेक्शन के ऊपर काम करता है, जो पेन किलर का काम करता है, जो सेल को रिजेनरेट काम करता है, जो कैंसर के साथ लड़ सकता है, घाव के साथ लड़ सकता है, ठीक है। कर्क्यूमिन तो ये कहां से आया, हल्दी से आया। हल्दी तो हमारी खाने वाली चीज है, तो फूड हो गया है, इसलिए इसको फूड सप्लीमेंट बोला गया। ये खाने की चीज ही है। कहाँ पाए जाते हैं, हमारे किचन में पाए जाते हैं। किस कैटेगरी में यूज होता है, मसाले के रूप में यूज होता है। तो मसाला क्या है, यूनानी साइंस। मसाला क्या है, यूनानी साइंस, है ना। अब ये देखिए ग्लाइसिन मैक्स एक्सट्रैक्ट। अब ये ग्लाइसिन कहां से आया, मटर के दाने या फिर सोयाबीन के दाने से, है ना। ये मटर के दाने तो दाल, दाल में यूं समझ लो दाल। तो ये प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हुआ, ठीक है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है। तो ये दाल में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, तो वहां से आया। तो ये दाल या सोयाबीन, मटर, ये क्या हुआ, प्लांट। प्लांट किस बेस में, फूड के बेस में, भोजन के बेस में। तो फूड सप्लीमेंट हुआ, फूड के थ्रू आया, फूड सप्लीमेंट तो हुआ ही। तो ये प्लांट बेस है, तो ये कहाँ किसका साइंस हुआ, आयुर्वेद का, क्योंकि फूड है ना, भोजन है, हर्ब्स है, प्लांट है, तो ये आयुर्वेद साइंस हुआ। उसी तरह से ल्यूटिन। ल्यूटिन, ये ल्यूटिन एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कहां से आया, कहां से निकाला, गाजर। तो गाजर क्या हुआ, प्लांट। प्लांट क्या है, आयुर्वेद, ठीक है। उसी तरह से लाइकोपिन। लाइकोपिन क्या है, लाइकोपिन क्या है, तो लाइकोपिन है वो लाल रंग एंटीऑक्सीडेंट, जिसको फाइटोकेमिकल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स है। लाइकोपिन जो टमाटर में पाया जाने वाला लाल रंग, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर में लाइकोपिन होता है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर में लाइकोपिन होता है। लाइकोपिन टमाटर में पाए जाने वाला लाल रंग का एंटीऑक्सीडेंट है। लाल रंग के एंटीऑक्सीडेंट है टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपिन। तो ये टमाटर से आया। तो टमाटर क्या है, खाने की चीज है, तो फूड हो गया, फूड सप्लीमेंट हो गया। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये प्लांट में आता है, हर्ब्स में आया, प्लांट में आया, दैट इज आयुर्वेद साइंस, ठीक। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ग्रेप और सीड, ग्रेप का सीड यानी कि अंगूर के दाने। अक्सर अंगूर के दाने खाने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन उसी दाने को में से एक्सट्रैक्ट करके निकाला है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, एंटीऑक्सीडेंट, है ना। तो ये कहां से आया, ये भी प्लांट है, तो ये भी आयुर्वेद साइंस हुआ। अब आते हैं पाइपरिन, ठीक है ना। पाइपरिन क्या है, यह है काली मिर्च। काली मिर्च में पाया जाने वाला एकमात्र एंटीऑक्सीडेंट है, वो है पाइपरिन, ठीक है। तो पेपरिन कहां से आया, काली मिर्च। काली मिर्च क्या है, खाने की चीजें है, फूड सप्लीमेंट हो गया। ये किस कैटेगरी में आता है, ये मसाले में आता है, ये मसाले के तौर पर यूज होता है, ठीक है। तो मसाला यानी कि यूनानी साइंस, ठीक है। तो इस तरह से आयुर्वेद सिद्धा और यूनानी का कॉम्बिनेशन बनाया। सिद्धा यहाँ पे कहाँ पर, सिद्धा और आयुर्वेद में लगभग लगभग एक ही चीज चलता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी एक ही, हर्ब से चलता है, और ये भी चलता है, क्योंकि वो वहां पे क्या, चावल के दाने खिलाए जाते हैं, है ना, पानी पिलाया जाता है ना, कुछ जैसे तुलसी के पत्ते खिलाए जाते हैं,
तुलसी का पत्ता जो है वो आयुर्वेद में भी यूज होता है, सिद्धा में भी यूज होता है, लेकिन यूनानी में यूज नहीं होता। ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन किया है। तो हमारे जितने भी हैं, जैसे तुलसी ड्रॉप हुआ, ये अलग आ गया, ये आयुर्वेद सिद्धा आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कॉम्बिनेशन किया है। और कॉम्बिनेशन करने के बाद ये किस, क्योंकि ये पूरा एंटीऑक्सीडेंट का भरमार हो गया यहाँ पे। करक्यूमिन सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, नंबर वन में आता है। उसके बाद ल्यूटिन, लाइकोपिन आंखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। टमाटर खाना है आंखों के लिए, जितना ज्यादा टमाटर खाएंगे उतना आंखों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर में लाइकोपिन होता है। ग्रेप सीड हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देगा। ठीक है। तो पाइपरिन जो है, पाइपरिन मदद करता है सारे एंटीऑक्सीडेंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसका अपना गुण नहीं है, अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन वो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट को एब्जॉर्ब करने में, बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, सिर्फ हेल्प करता है, ये सपोर्ट करता है, ये सपोर्टर है। इसलिए बहुत सारे सप्लीमेंट में आपको पेपरिन मिलेगा, बहुत सारे सप्लीमेंट, नेप्रोफिट में मिलेगा, एस्पोरस में मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसमें पेपरिन की जरूरत पड़ती है उस एंटीऑक्सीडेंट को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर वो वहां पे पाइपरिन नहीं होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट दे दे लेकिन पाइपरिन नहीं देता, तो ये करक्यूमिन को एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। इसीलिए जब भी हल्दी वाला दूध पिए उसमें एक काली मिर्च जरूर डालें, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो, यूजफुल हो जाए, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। वो बॉडी में खाया लेकिन बॉडी में लगेगा नहीं। बिना पाइपरिन के करक्यूमिन कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जितने भी पाइपरिन करक्यूमिन होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, उसमें पाइपरिन होना जरूरी है। पाइपरिन नहीं होगा तो करक्यूमिन एब्जॉर्ब नहीं होता। ये आप गूगल में जाके भी पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पाइपरिन। वो एंटीऑक्सीडेंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, स्पेशली करक्यूमिन को। ठीक है ना। तो जब भी कर्क्यूमिन वाला चाय पिए, हल्दी वाला चाय पिए, तो उसमें हमें एक काली मिर्च डालना जरूरी होता है, एक दाना डाल दें। तो ये क्या फंक्शन करता है, सेल रिजेनरेट करता है, इन्फ्लामेशन यानी घाव को या इन्फेक्शन को या पेन को रिलीफ करने का, सूजन को कम करने का काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देगा, क्योंकि इसमें अंदर में ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट है। फ्री रेडिकल्स जो टॉक्सिक है, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद जो फ्री रेडिकल्स बनता है, जो टॉक्सिक बनता है, उसको कील करेगा, उसको रिमूव करेगा, उसको बाहर करेगा। हार्ट को अच्छा करेगा, क्योंकि इसके अंदर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है जो कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देगा, तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से पूरा टोटल इन टोटल मिल के काम करता है। ये हो गया हमारा टोटल एंटीऑक्सीडेंट, स्पेशली एजोर्टेड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इसमें सभी चीजें नेचुरल है। हल्दी नेचुरल है, मटर के दाने या सोयाबीन हो या लेग्यूम बोलते हैं जिसको, दाल दाल, वो भी नेचुरल है। ल्यूटिन यानी कि जो गाजर से आए, गाजर भी तो नेचुरल है। लाइकोपिन ये भी नेचुरल है। ये केमिकल फ्लेवर से नहीं बने, ये केमिकल फ्लेवर नहीं होता। अगर इसी चीज को केमिकल फ्लेवर में बनाया जाता तो इसका प्रोडक्ट का दाम बहुत सस्ता हो जाता, ये हर्बल में नहीं आता, फिर ये एलोपैथी में चला जाता। एलोपैथी में इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट बनाया जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ फ्लेवर होता है। फ्लेवर माने उसका नमूना, उसका नमूना माने उसका सेंट खाली। फ्लेवर माने सेंट। जैसे अगर आप फेंटा खाते हैं, फेंटा फेंटा में क्या होता है, ऑरेंज जूस है ना, ऑरेंज। फेंटा या मिरिंडा, तो उसमें ऑरेंज का सिर्फ फ्लेवर होता है, ऑरेंज नहीं होता। उस फ्लेवर को लैब में बनाया जाता है, एज ऑरेंज जैसा ही टेस्ट उसमें लाया जाता है। इसीलिए वो एक ऑरेंज का दाम पड़ता है 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो तो ऑरेंज ही है। और एक आधा किलो, आधा लीटर फेंटा में 100 रुपए किलो संतरा कैसे देगा। और संतरा हर सीजन में तो मिलता नहीं है। तो फेंटा बनता है गर्मी के सीजन में, तो संतरा बनता नहीं है। ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए मैंगो जूस आप लोग खाते होंगे, जैसे माजा, स्पाइस, स्लाइस, सॉरी स्लाइस माजा, उसमें दिखते हैं कि पूरा मैंगो जैसा दिखता है। वो मैंगो नहीं है, वो फ्लेवर है। 40 रुपए में उतना मैंगो देने वाला नहीं है। एक मैंगो का दाम ही पड़ता है 40 रुपए, वो मैंगो को नीचा नहीं, वो इतना सा जूस बनेगा। तो वो सिर्फ क्या है, एक फ्लेवर है, केमिकल फ्लेवर है। इसलिए बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, वो सिर्फ केमिकल फ्लेवर है। और चीनी डाल दिया उसमें, चीनी भरपूर मात्रा में चीनी, तो हो गया मीठा, है ना। तो वो हो गया मॉडर्न साइंस। नेचुरल नहीं होगा। नेचुरल जूस किसको बोलते हैं, जब आप खुद बनाओ। कोई भी जूस नेचुरल नहीं होता।
सभी आर्टिफिशियल होते हैं, सभी में फ्लेवर होता है। उसमें लिखा ही रहेगा फ्लेवर बोल के, पढ़ना उसमें इंग्रेडिएंट में, जैसे मैंने पहले बताया था इंग्रेडिएंट को कैसे पढ़ा जाता है, उसमें फ्लेवर लिखा रहेगा। ठीक है। तो यही चीज अगर केमिकल कंपाउंड में बता, टोटल एंटीऑक्सीडेंट का दाम पड़ता 200 रुपये, वो 200 रुपये में बन जाएगा। लेकिन नेचुरल कंपोनेंट होने के कारण इसका दाम 2000 रुपये पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल कंपाउंड से लैब में ले जाके उससे एंटीऑक्सीडेंट को निकालने में तो खर्चा है ना, लैब का खर्चा है ना। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से निकालेगा, उसको लैब लैब में ले जाएगा, जैसे हल्दी को लैब में ले जाएगा, उसको पीसेगा, वहां से करक्यूमिन को एक्सट्रैक्ट करेगा, बाकी को फेंकेगा। तो 1 किलो में कितना करक्यूमिन निकलेगा, थोड़ा ही निकलेगा, एक डब्बा भी नहीं बनेगा उससे। तो इसीलिए नेचुरल इंग्रेडिएंट जितने भी होते हैं वो महंगे होने का कारण यही है कि उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो बाकी को फेंक दिया गया है, वेस्ट हो गया बाकी। तो इसीलिए महंगा पड़ जाता है। ये नहीं कि हल्दी कूट के उसमें भरा गया, नहीं, सिर्फ करक्यूमिन को निकाला गया है, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकाला गया है। इसी तरह हम डाइकर में हम देखेंगे, डाइकर में चार क्या है एलिमेंट्स है, चार इसका इंग्रेडिएंट है, जिसमें जिम्नेमा है, उसके बाद में है टाइनोस्फोरा, टाइनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया, ये इसका है क्या बोलते हैं, गिलोय का। ठीक है, गिलोय को बोलते हैं इसके, ये सब पे साइंटिफिक बोटानिकल नाम दिया है, इसलिए इसको पढ़ने में थोड़ा तकलीफ भी होता है। लेकिन बनाबा बनाबा सॉरी वो बनाबा है, बनाबा है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा है, और एक है दालचीनी पाउडर है, नीचे सिनामोन लिखा हुआ है जो दालचीनी है। और एक है इसमें लोगिस, माने ये मेथी, मेथी, मेथी का ये है, एक मेथी है इसमें। हाँ, एक है दालचीनी, एक जिम्नेमा है, ये पौधा ही होता है, और एक बनाबा है, ये भी पौधा होता है। ठीक है, ये चार एलिमेंट्स है, यानी पौधा वाला पार्ट कहाँ का हो गया, वो आयुर्वेद हो गया। और मसाले वाला पार्ट क्या होगा, क्योंकि मेथी और मेथी मसाला है, और दालचीनी भी मसाला है, तो मसाला वाला पार्ट क्या है, यूनानी। तो मिल गया ना, इसीलिए तो मिलकर बनाया गया है। तो शुगर को अभी और इसमें ऐड किया है, ये तो पुराना है, अभी नया जो आया है, नया फॉर्मुलेशन आया है, वो सारी चीजें चेंज हो चुका है, जैसे डीलिप में चेंज हो गया, डाइकर में चेंज हो गया, और और किस में चेंज हुआ है, और कौन सा प्रोडक्ट में देखा था मैंने चेंज हुआ है। नया 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 जो हम लोग देखेंगे उसमें, जैसे डिटॉक्सी वन की बात करेंगे, तो डिटॉक्सी वन में भी जैसे इसमें 7 एलिमेंट्स है ना। इसमें पुदीना है, पुदीना माने जैसे मेंथोल, फर्स्ट वाला जो है वो पुदीना का है। सिलिब्रम ये एक हर्ब्स है, जड़ी बूटी है ये, है। इसके बाद ग्लाइस, ये क्या है, ग्लाइसिमर, क्या लिखा है इसमें, ये एक मसाले के अंदर में आता है। कुछ हर्ब्स हैं, कुछ मसाले हैं, अदरक, जैसे अदरक, जिंजर, ये मसाले के अंदर में आता है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो इसीलिए डिटॉक्सिमान है हम लोग डाइजेशन के लिए देते हैं। और नीचे में सबसे है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज लैक्टोबैसिलस, जो माइक्रो प्रोबायोटिक जिसको बोलते हैं, कीड़ा, वो फूड फाइबर में पाए मिलेगा। तो ये ओवरऑल डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करेगा सबसे पहले। सिलिब्रियम एक्सट्रैक्ट ये इसको करेगा, लीवर को साफ करेगा। मेंथोल जो है ये कीटनाशक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे अंदर में, शरीर के अंदर में, जो इन्फेक्शन करेगा, बैक्टीरिया करेगा, या फिर खांसी के लिए भी अच्छा होता है, सर्दी के लिए अच्छा होता है मेंथोल। पेपरेंट, पेपरमिंट, तो इस तरह से काम करता है। तो ऑरेंज सप्लीमेंट इज बेस्ड ऑन 3 फैक्टर, दैट डिटॉक्सिफिकेशन और बैलेंसिंग एंड हीलिंग, ये तीनों फैक्टर में काम करता है हमारा शरीर। मैंने तो पहले बता दिया हूँ, पहले सफाई करेगा शरीर की, उसके बाद बैलेंस करेगा मिनरल्स के, विटामिन के, उसके बाद फिर हीलिंग भी करेगा, हीलिंग माने घाव को भरेगा, जितने भी कमियां हैं उसको भरेगा, इस तरह से ये काम करता है। तो बाकी सब कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हम बाद में देखेंगे जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाएंगे। डाइट फैक्टर भी है इसमें, ये तो आप स्लाइड्स में पढ़ सकते हैं। स्किन डिसीज में डिलीपो, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, ये कॉम्बिनेशन जो है ये नेपाल का कॉम्बिनेशन है, ये इंडिया का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मैंने नेपाल के लिए बनाया था स्लाइड्स। ठीक है, तो इंडिया में इसका कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइट में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि एनिमल्स फूड को, जितने भी लाइफ स्टाइल डिसीजेस हैं, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो,
चाहे वो शुगर हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे थायराइड हो, चाहे पीसीओएस पीसीओडी का समस्या हो, या स्किन सोराइसिस हो, स्किन डिसीज हो, सोराइसिस हो, अर्थराइटिस हो, कुछ भी हो, सबसे पहला जो फैक्टर होता है, हम जितने भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनको नॉन वेज आइटम को कम करना होता है। क्योंकि सबसे बीमारी का सबसे मेन जो सोर्स है ना, वो नॉन वेज होता है। नॉन वेज ज्यादा खाने से फैटी लिवर होता है, नॉन वेज ज्यादा खाने से ओबिसिटी बढ़ता है, उसी ओबिसिटी के कारण डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, किडनी डिसीज होता है। तो नॉन वेज आइटम को या तो कुछ महीनों के लिए बंद करना होगा, या फिर एनिमल फूड जिसको बोलते हैं, या फिर कुछ समय के लिए उसे बंद करना होगा, या फिर कुछ समय के लिए उसे कम करना होगा। ऑयली फूड को, सबसे ऑयली फूड और प्रोसेस फूड, जितने भी जंक फूड है, पैकेट फूड है, उनको भी कम करने की जरूरत है। जितने भी खराब चीजें हैं, जैसे स्मोक, टोबैको, अल्कोहल, ये सारी चीजें जो है उसको भी अवॉइड करने की जरूरत है। जितना हो सके नेचुरल फूड को इंक्रीज करें, बढ़ाएं। झाड़ पात, शाक पात, हरी सब्जियां, फल फूल ज्यादा खाएं बीमारियों में। नेचुरल फूड ऑलवेज बीन कंज्यूम इन एम्प्टी स्टोमिक, नॉट विथ अदर प्रोसेस फूड। कभी भी सलाद खाएं, फल खाएं, इसको बाकी भोजन के साथ ना खाएं, इसको अलग से खाएं, खाली पेट खाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको प्रोसेस फूड के साथ खाते हैं तो ये उसके साथ सड़ जाता है, क्योंकि प्रोसेस फूड को पचने में समय लगता है, अल्कलाइन फूड को, फ्रूट्स को पचने में समय नहीं लगता है। तो ये उसके साथ जब सड़ने लगता है, एक साथ मिलाकर जब खाया जाता है, तब क्या है, हमारा ब्रेन में सिग्नल जाता है कि उसने क्या खाया, उसी हिसाब से वो जूसेस एंजाइम सीक्रेट करेगा। तो जो शुरू में पचने वाला चीज होता है वो भी पचने में डिले हो जाता है, जिससे वो सड़ने लगेगा। तो कभी भी फल फूल है ना, वो खाने के बाद नहीं खाना चाहिए। भोजन के बाद फलों का सेवन नहीं करनी चाहिए, ये आयुर्वेद बोलता है। भोजन के बाद कभी भी, नेवर एवर ईट फ्रूट्स आफ्टर द फूड। हाँ, जब पेट खाली हो जाए तब खा सकते हैं, यानी 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद उस फल खा सकते हैं। पहले खाएंगे तो उसमें फाइबर मिलेगा, उसका जितना भी न्यूट्रिएंट है वो सारे बॉडी में लगेगा, क्योंकि वो पहले पचेगा। तो फ्रूट्स को हमेशा भोजन से पहले ही खाना चाहिए, ये इसका नियम है। ठीक है। फ्रूट्स खाने के बाद हमेशा धूप में बैठना चाहिए, धूप में। धूप में बैठकर खाए तो और बेटर है। इंडोर कभी भी फ्रूट्स नहीं खानी चाहिए। अगर खाए तो भी जा खाने के बाद धूप में बैठना है, क्योंकि वो अनकुक्ड है, पका नहीं है। हमारे शरीर में जो 5 तत्वों का बैलेंस बताया ना, वो इसी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फ्रूट्स और सलाद्स ये पकाए नहीं जाते, ये अनकुक्ड होते हैं, ये कच्चे होते हैं। तो कच्चे चीजों को शरीर को पकाना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, यानी पकाना भी पड़ता है। तो पकाने के लिए अग्नि का होना जरूरी है। तो अग्नि का सोर्स है सूरज। सूरज। तो फ्रूट्स या सलाद खाने के बाद या तो धूप में बैठ के खाएं, या खाने के बाद धूप में बैठे आधा घंटा एटलीस्ट। तो वो अग्नि प्रवेश होगा शरीर के अंदर में, तो अग्नि जलेगी शरीर में, जठर अग्नि प्रभावित हो जाएगी, वो सिक्रेट होगा। तो फ्रूट्स एंड सलाद जो है वो पचेगा। तो इसीलिए बोलते हैं फ्रूट्स एंड सलाद्स को कभी भी सूरज ढलने के बाद नहीं खानी चाहिए। फ्रूट्स एंड सलाद्स नेवर बीन ईटेन आफ्टर द सनसेट। ये नियम है, आयुर्वेद का नियम है। आयुर्वेद में ऐसे 8,000 नियम है, 8,000, जिसमें से कुछ नियम हम इस तरह से समझ सकते हैं। बस यही चीज नहीं समझने की वजह से ही लोग फल खाकर भी बीमार होते हैं। कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ये जानना जरूरी है। आयुर्वेद में तो बोलते हैं भोजन को सिर्फ सूरज के अधीन ही खाना चाहिए, तभी आपका जठर अग्नि उसको पचाने के लिए सक्षम होगा। सूरज ढलने के बाद खाना खाना ही नहीं चाहिए। कोई भी जानवर को देखो ना, ये फूड का साइंस है। कोई भी जानवर को देख लो, वो सूरज ढलने के बाद कभी नहीं खाता। वो सीधा घर आ जाता है और आराम से बैठता है और खाया हुआ चीजों को चबाते रहता है। वो डाइजेशन का काम करेगा फिर, कभी नहीं खाता। मुर्गी को जैसे ही छोड़ोगे ना, सुबह वो खाना शुरू कर, दिन भर खाएगी। सांझ शाम होते होते, सूरज ढलना होते होते, वो जिसको चारा दे दो तब नहीं खाएगी वो। एक बार खा लिया उसके बाद वो सीधा वो अपना घर में घुस जाएगा।
किसी भी जानवर को देखो, वो प्रकृति के नियम को, आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं, वो नेचर के नियम को फॉलो करता है। वो रात को भोजन नहीं करता, वो दिन में जितना खा सकता है वो दिन में खाएगा, रात को कभी भोजन नहीं करेगा। लेकिन ह्यूमंस जो है, अब ह्यूमन ने क्या कर दिया, रात को दिन कर दिया लाइट जला जला के, तो इसीलिए वो बीमार है। एनिमल्स बीमार नहीं होते, उसको सिर्फ इन्फेक्शन होता है, बाकी बीमार नहीं होता, लाइफ स्टाइल डिसीज नहीं होता उसको, ना शुगर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, ना बीपी होता है, ना हार्ट डिसीज होता है, ना हार्ट अटैक होता है, ना आर्थराइटिस होता है, ना गैस्ट्रिक होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसको लाइफ स्टाइल डिसीज होता ही नहीं है, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल सेम ही चल रहा है, आज से 5,000 साल पहले से जो चल रहा है वो भी आज ही चल रहा है। वही बीमार एनिमल्स बीमार होते हैं जिसका लाइफ स्टाइल खराब है, जिसको बांध के पाला गया है, जिसको रात को भोजन कराया जाता है जबरदस्ती, वही बीमार है, उसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ता है ना। जैसे कोई किस गाय होते हैं जिसको दिन में बांधा जाता है घर में और रात को छोड़ा जाता है ना चरने के लिए, तो वो गाय बीमार होता है। तो इफ वी गो अगेंस्ट द नेचर नियम्स वी गेट सिक। अगर हम नेचर के अगेंस्ट में जाएंगे तो हम बीमार होंगे, अगर हम नेचर को फॉलो करेंगे तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो आज का सेशन इतना ही, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जितना हो सके उतना हमें पालन करना चाहिए, जितना हमारे अंडर में आता है, हमारे अ, बस में है, उतना हम पालन करें।